हार्दिक अभिनंदन। आज की पत्रकार वार्ता को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, बहुत ही विद्वान जेएनयू के प्रोडक्ट आदरणीय चंदन यादव जी संबोधित करेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ वक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री कल्याण भाई, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई अजय रमानी जी, प्रवक्ता भाई अनिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भाई सत्यप्रकाश सिंह जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आदरणीय डॉक्टर चंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे आपको संबोधित। सभी पत्रकार बंधुओं को इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चेतावनी दे रहा हूं कि संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है और संविधान जिंदाबाद रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सत्ता का परिवर्तन का ही सिर्फ चुनाव नहीं है, दो विचारधाराओं का चुनाव है। संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और देश को बनाने और बचाने का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जिस नियत और नीति से 400 पार का नारा दिया था, अब वो जनता के बीच आ गया है कि उसका मतलब क्या होता है। कहीं जमीन पर कोई हकीकत नहीं था कि 400 पार कहां, अब 150 से नीचे जा रहे हैं। जैसा जैसा चुनाव चढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसी तेज रफ्तार से नीचे जा रहा है। तो 400 पार का क्या मतलब होता है, उसके कई बड़े नेताओं ने खुले मंच पे खुले मन से कहा कि वो क्या करना चाहते थे। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं, संविधान के साथ संविधान को बदलना चाहते हैं, जब ये जनता को बात समझ में आ गई, तब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। बट वो सफाई बिल्कुल ही सच्चाई से परे है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है। जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी, वाजपेयी जी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी थी, तब उन्होंने, वाजपेयी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया था, आपको याद होगा, जिसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चिलैया। तो जब जब उनकी सरकार बनी है, तब तक वो संविधान में छेड़छाड़ बदलने का प्रयास करते रहे हैं। मैं इस देश की जनता को नमन करता हूं कि जो मैंने पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, ये देश और देश की जनता संविधान को जिंदाबाद, लॉन्ग लिव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे से इस देश के कन कन में बसा हुआ है संविधान। लेकिन अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो मूल विचारधारा है और देश का जो संविधान है, वो एक परस्पर विरोधी डॉक्यूमेंट सा लगता है। कि उनकी विचारधारा जो है आरएसएस की, और जो हमारा संविधान कहता है, जो हमें संविधान इजाजत देता है, जो हमारा संविधान आजादी के संघर्षों के दौरान जो उत्पन्न मूल्य हुए, वो पूरा उनका संविधान इस देश का संविधान है। इस देश की जनता के संघर्षों से जो उत्पन्न बहुत सारे जो हमारी परंपरा, इतिहास
स्ट्रैटेजी, सत्याग्रह, अहिंसा, ये तमाम जो ऐसे ऐसे मूल्य है, और हमारे तमाम बड़े बड़े नेताओं का जिनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, विद्वानों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे, नेहरू जी, तमाम ऐसे नेता थे, सभी लोगों ने मिलकर ये एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट का संविधान बनाया है जो भारतीयता को दर्शाता है। भारत बोले तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। अगर आप भारत को समझना चाहेंगे तो भारत में 22 मुख्य भाषाएं हैं जो संविधान में है, और बोली लेंगे तो 1632 बोली और उपबोली है, यानी 22 बड़ी भाषाएं, संवैधानिक भाषाएं जो संविधान में अंकित है, जिसपे ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, और 1632 बोली उपबोली है। 6500 जाति उपजाति है, 52 जनजातियां हैं, 29 मुख्य त्योहार हैं, 6 मुख्य धर्म हैं, 27 से राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक संविधान है और एक देश है, जो इन सभी जो डाइवर्सिटी जो मैंने कहा, इतनी बोलियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने संस्कृति है, इतने रहन सहन, खान पान, कपड़ा, भाषा, बोली, इतिहास, ये सब से भारत बना है। हर एक 6 कोस पर भाषाएं बदल जाती हैं। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा खान पान, रहन सहन, सब चीज अलग है, लेकिन फिर भी हम एक संविधान में विश्वास करते हैं। हम एक देश की परंपरा में, एक देश के संविधान में, देश के इतिहास में, देश की धरोहर में, इन सबों में हमारा उतना ही अटूट विश्वास है, और सब हम मिलजुल करके इसमें रहते हैं। सब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जो हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, अधिकार है, संविधान में ये लिखा हुआ है। और आरएसएस की विचारधारा जो है बिल्कुल इससे टकराव में है, इसलिए वो संविधान को बदलना चाहते हैं। और अब देश की जनता समझ गई है, तो हमारी लड़ाई, संविधान किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी उसका कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे मैंने पहले कहा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने आया हूं कि संविधान से खिलवाड़ ना करें, संविधान को ध्यान में रख करके लोकतंत्र बनाएं, गहरा करें, देश को चलाएं, देश को बचाएं। दूसरा साथियों, एक जो और मुद्दा है हिस्सेदारी न्याय का। अभी सरगुजा में प्रधानमंत्री आए थे, और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यही छत्तीसगढ़ में कि भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर कैसे छत्तीसगढ़ की धरती पर सामाजिक न्याय की हत्या की। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ रिजर्वेशन बिल पूरे विधानसभा के पूरे प्रोसीजर, पार्लियामेंट जो विधेयक पास करने का जो पूरा प्रोसीजर को पूरा करते हुए इन्होंने बिल लाया, बिल को पास करा करके माननीय गवर्नर के पास दिया, आज तक वो साइन नहीं हुआ है। कौन है इसका जिम्मेदार? छत्तीसगढ़ की जनता सवाल कर रही है कि आप, ये सामाजिक न्याय की हत्या है कि नहीं है? आपने विधानसभा में पारित किए गए आपने बिल का गवर्नर ने अभी तक साइन नहीं किया, और किसके कहने पे नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सब आप लोग जानते हैं। दूसरी बात है कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती।
कि कोई भी मॉडर्न डे पॉलिसी मेकिंग में अगर आप कोई योजना बनाते हैं, कोई नीति बनाते हैं, तो उसका आधार डेटा होता है कि आपके पास कोई आधार होना चाहिए कि आप निर्णय क्यों ले रहे हैं। हिंदुस्तान में जाति एक सच्चाई है, और जाति सच्चाई है तो जातीय आधार पर भेदभाव है, ये भी एक सच्चाई है। और संविधान ये इजाजत देता है कि इस भेदभाव को कम करना है, खत्म करना है। तो इस पर जो जब तक हमारे पास डेटा नहीं रहेगा, 70 साल को आजाद हुए भारत, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम कैसे इस पर, इस सवाल पर, इस भेदभाव को हम खत्म कर पाएंगे। डेटा तो राहुल जी तो यही कह रहे हैं कि एक्सरे नहीं होने दे रहे कि आप डेटा से क्यों घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी डेटा कलेक्शन से क्यों घबरा रही? क्योंकि मोदी जी खास करके और भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ उनको वोट की राजनीति दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में आकर के चिल्ला करके वो अपनी जाति बताते हैं, पिछड़ा बताते हैं, और जब पिछड़ों के हक अधिकार और न्याय की बात होती है, SC ST के हक अधिकार और न्याय की बात होती है, तब वो कहते हैं देश में जाति तो है नहीं, सिर्फ 2 ही जाति है, अमीर और गरीब। और जब बालोद में अभी कुछ दिन पहले आए थे तो वहां अपनी पिछड़ी जाति बताए। तो उनके किसी कॉन्सेप्ट में, किसी आइडिया में उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। एक जगह कुछ बोलते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, एक जगह और कुछ बोलते हैं। बताइए कौन ऐसा नेता होगा कि आप एक आइडिया को आप 2 तरह के तरीके से अपने सुविधा के हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ही वोट की राजनीति से पड़े ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और RSS की सामाजिक न्याय के ऊपर, वंचित बहुसंख्यकों के ऊपर उनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। वे उनके विरोधी हैं, गरीबों के विरोधी हैं, और सिर्फ 22 से 25 जो अमीर उनके मित्र हैं, जो कहे ना 2 जाति है अमीर, तो वो सिर्फ 22-25 जिनका वो 16 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है, वो सिर्फ उनके हितैषी है। बाकी ना सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को उनको चिंता है, ना गरीब लोग जो SC ST OBC है, अल्पसंख्यक है, इनकी कहीं कोई चिंता नहीं है। वो गरीब विरोधी है, वंचित बहुसंख्यक विरोधी है, और सभी युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, सभी उस कैटेगरी में आके मिल जाते हैं। सर ये आपके बीच हम बात रखना चाहते थे, आपके सवाल हो तो हम लोग प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस संबंध कांग्रेस के जीवन के साथ ही जीवन के बाद, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की लूट बूट की सरकार रही है, लूट और सूट बूट की सरकार रही है, बहुत पहले से है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के आपके बीच सभी सामने आ गया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं उस पे कि हमारी पार्टी ने, जयराम रमेश जी ने और सैम पित्रोदा साहब ने, दोनों का जो इस पर आपके सवाल पर जो स्टैंड है वो क्लियर है। लेकिन साथ में आप ये भी देखे होंगे कि किस तरह से जयंत सिन्हा जी, आपने देखा कि नहीं देखा, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही रहे, उन्होंने भी इसकी बात कही थी। आप देख लीजिए उठा के, जिसको अमित मालविया ने, आपने वो ट्वीट नहीं देखा, जिन्होंने उसका समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित या उनके साथ काम करने वाले बहुत बुद्धिजीवियों ने भी इस पर बात कही है। आप ट्वीट तो उठा के देख लीजिए ना उनके, उन्होंने भी कहा है। और किस संदर्भ में कहा है, जयराम जी का वक्तव्य, और सैम पित्रोदा जी ने भी खुद सफाई, उन्होंने अपने इस बारे में वक्तव्य दिया है, वो आप देख लीजिए। और इस पर जो एडेड सिर्फ ये है कि आप कृपया करके जयंत सिन्हा जी
और अमित मालविया ने जो ट्वीट उस पर लिखा है बिल्कुल साफ है, जो अब वो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन ट्वीट तो रह गया है। तो आप इन सभी चीजों को आप देख करके उस पर मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जब फंस जाती है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि पहले अपने जो बड़े नेता से नहीं, उसके बाद कैटेगरी में जो नेता है वो खड़े होकर उनसे बुलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से पहले आप देखेंगे कि एक माहौल बनाया जाता है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है, और फिर धीरे धीरे कर करके उसको बिल्डअप करके फिर वो कोशिश करते हैं। एक बार तो मैंने उदाहरण दिया ना, वाजपेयी जी की जब सरकार थी, वेंकट चलैया, जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया था इन्होंने। ये तो सच्चाई है, आप उठा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। आप इस बात को समझिए कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा और संविधान में लिखे हुए हमारा प्रियम्बल से लेकर के फंडामेंटल राइट से लेकर सभी चीजों में आप देख लेंगे तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के परस्पर विरोधी वाले कंटेंट है। किस तरह से समाज को देखने का, आर्थिक नीति को देखने का, देश को बनाने का, इन सब पर तो संविधान बिल्कुल आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, परस्पर विरोधी डॉक्यूमेंट लगता है। वो तो टकराव है ना, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में और संवैधानिक जो मूल्य है इसमें एक टकराव है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपना एक वो चाहती है, उसका अल्टीमेट गोल है ये। जब वो आ जाएंगे कैसे, किस तरह से वो अपनी जाति पे अपना बयान बदल देते हैं। बीच में एक बार और कहा था कि नहीं हिंदुस्तान में 4 जातियां हैं, छत्तीसगढ़ में क्या आके कहा था नहीं कि किसान है, युवा है, नारी है, और एक और कहा था। आप एक कॉन्सेप्ट पर देखिए वो कितनी बार अपने बयान को बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अब उनका जो लेंस है ना, पूरा छत्तीसगढ़ में देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, सबके हित की बात को देखना है। यहां कहीं से किसी तरह का कोई, मुझे नहीं लगता है कोई बेस है उस तरह का स्टेटमेंट का देने का, कहीं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी और विचारधारा है जो देश के हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, हर एक क्षेत्र, हर एक भाषा, हर एक धर्म, हर एक जाति उपजाति, सब लोगों को साथ लेकर के चलने की बात कह रही है, जो संविधान में निहित है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। वो अपना देखे ना, उन्होंने इस पर क्या कहा है, जयंत सिन्हा जी से पूछ लेना। अमित मालवीय खुद उस पर बोले हैं जो इसको खंडन किए। हमारे आरएसएस नफरत, हिंसा, और मुझे लगता है कि जो एक भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है, सभी धर्मों के बीच का जो एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, ये तो क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जब से उसका 1925 से लेकर के 2024 तक, आप कितने उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, वो संवैधानिक मूल्य नहीं है। धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करना और धार्मिक होना दोनों दो तरह से। आप धार्मिक है ना, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, फिर वही है फर्क। आरएसएस करती है। हाँ दुबे जी बताइए। हाँ बताइए दुबे जी। मेरे दो सवाल थे आपसे। एक तो आपने अभी सुने भाजपा का 400 का आंकड़ा पार करने का नीचे जा रही है, कांग्रेस कितने पर आएगी? इंडिया गठबंधन जिस तरह से अभी तक जी सवाल यह है कि आपके बातचीत में कहा कि आजादी से उत्पन्न मूल्यों में अहिंसा
और परंपरा की बातें किया, तो ये कल जो रेलवे स्टेशन जो हुआ वो अहिंसा का क्या रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन ने कल जो कांग्रेस के द्वारा वहां हुआ है, क्या क्या हुआ था? आपके नॉलेज में आ जाए। आप पूरा बताइए ना क्या विषय है, सवाल एक कर रहे हैं आप, पूरा बताइए मुझे आप। रेलवे स्टेशन में दीपक बैठ गए थे, जो आपके वो स्टेटमेंट दे रहे थे, पीछे उनके दो प्रवक्ताओं के बीच कुछ बातचीत हुई है। राम प्रसाद जी, क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई आपके पास है? उसका कन्वर्सेशन है आपके पास? मैंने सोशल मीडिया में देखा। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का वीडियो आपने देखा तो क्या बातचीत हुई? विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, फील्ड का आगे बढ़ाना है, अलग विषय होता है। चेयरमैन होने के नाते यदि मैं अपने किसी प्रवक्ता नहीं, आप सवाल कर, माफ करिएगा, आपने सीधे सीधे बोला ना, आदमी बोले कि यादव ने कहा कि आजादी के मुद्दे में अहिंसा में वो था, तो वहाँ मैंने कहा कि वो क्या वहाँ किसी प्रकार की हिंसा आपने देखा क्या उस वीडियो में? कोई हिंसा देखा क्या आपने वीडियो में? सबने देखा क्या? नहीं, आप बताइए ना क्या देखा? देखिए, पूर्वाग्रह नहीं होकर सवाल लोग देखिए वो पूरी तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, पूरी तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, और एक सबॉर्डिनेट को जिस ढंग से ट्रीट किया जाता था वही। मुझे लगता है कि वैचारिक मतभेद होना आंतरिक लोकतंत्र का एक परिचय है। हम लोग जब चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी में, जब चर्चाएं होती है तो आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी निर्णय ले लेती है तो सब लोगों का एक विचार है। तो वो आंतरिक लोकतंत्र का एक परिचय है, वैचारिक मतभेद होना। लेकिन कहीं कोई मनभेद नहीं है, कहीं कोई हिंसात्मक चीजें नहीं होती है। एक भाईचारे के साथ एक डिस्कशन के रूप में हमारे बीच में वो चर्चाएं होती हैं, इसमें कहीं कोई मुझे लगता है कि समस्या नहीं है, और मुद्दे पे करेंगे तो ठीक रहेगा। सीट पर जहां तक आपका सवाल था, दूसरा सवाल सीटों को लेके था ना, मैं मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक दूसरा चरण का चुनाव, कल वोटिंग होना है, लेकिन पहले चरण का चुनाव का जो फीडबैक आ रहा है, जिसको दक्षिण में वो साफ दिखाई दे रहे हैं और उत्तर भारत में वो बिल्कुल हाफ नजर आ रहे हैं पहले चरण के चुनाव में, तो आप समझ लीजिए कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मुझे ऐसा पहले चरण के चुनाव में, और मुझे लगता है दूसरे चरण का चुनाव कल होना है। जो भी फीडबैक आ रहा है पूरे देश से बहुत उत्साहजनक है, और मुझे लगता है कि सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से उनके बड़े नेताओं की भाषाएं हैं, उनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे घोषणा पत्र का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा घोषणा पत्र हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में जा रहा है। हर एक व्यक्ति को यह लग रहा है कि मेरी बात कर रहा है, मेरा भविष्य की बात कर रहा है, हिंदुस्तान के मूल्यों की बात कर रहा है, भारतीयता की बात कर रहा है। ये सब चीजें मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल जनता के बीच कनेक्ट हो रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। देखिए, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में ही लिखा हुआ है कि आप विधेयक संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन हुआ है ना, जब जैसे जैसे समय कुछ डिफिकल्टीज आती है, सर्वसम्मति से होता है, लेकिन आप संविधान की जो मूल्य है, आप एक पार्टी सिस्टम बनाने की बात की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह से लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जो आपको दिख भी रहा है, वो वन पार्टी डेमोक्रेसी चाह रही है, जैसे रशिया में है, चाइना में है। आप